सब लोग बहुत बढ़िया। चलिए, कल की क्लास में जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मतलब समझ में नहीं आया इसलिए नहीं पूछना चाहते कि सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया, ठीक है। इतना कोई टेक्निकल भी नहीं पढ़ा था, आ गया था, ओके। और क्या क्या आया था जरा हमको ये बता दो। अगर विद इन स्टेट गुड्स बिकते हैं तो क्या क्या लगता है? बिल्कुल सही, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। विद इन यूटी बिकते हैं तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगता है। वन स्टेट टू अनदर यूटी बिकते हैं तो आईजीएसटी लगता है। वन यूटी टू अनदर स्टेट बिकते हैं तो, और वन स्टेट टू अनदर स्टेट बिकते हैं तो, इन सब केसेस में आईजीएसटी लगता है, राइट। आइए जरा देखते हैं अगली बात क्या पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी, कंपनसेशन सेस एंड सेंट्रल जीएसटी आर चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मतलब है इस बात का, जरा समझिए। आपने देखा जो सीजीएसटी का पोर्शन है वो कौन चार्ज करता है? सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी चार्ज तो सेंट्रली करती है, बाद में एलोकेट कर देती है, बाद में अपने पास 50 रख लेती है और 50 दे देती है उस रिस्पेक्टिव स्टेट को। इसके अलावा जो सेस का पोर्शन है सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल चार्ज करके कंपनसेट करती है। किसको कंपनसेट करती है? स्टेट्स को कंपनसेट करती है, राइट। तो यही लिखा है यहाँ पे कि इंटीग्रेटेड जीएसटी हो, चाहे कंपनसेशन सेस हो, चाहे सेंट्रल जीएसटी हो, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। All taxation policies and their implementation are based on the recommendation। किसकी रिकमेंडेशन पे काम होता है? हम लोग ने पढ़ा भी था कि हाई पावर फेडरल बॉडी है जीएसटी काउंसिल के बारे में बात। अब इसके बाद जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्या लिखा है, पहले लाइन पढ़ा दूं आपको। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, जीएसटी में जो टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है। पहले तो ये होता क्या है टैक्सेबल इवेंट, हम उसको समझते हैं, फिर इस पे आएंगे। सुनिए ध्यान से। टैक्सेबल इवेंट उस इवेंट को कहते हैं जहां पे टैक्स लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है। मतलब सर, मतलब अगर इसको लेमैन की लैंग्वेज में समझें, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में कई बार अक्सर दो बच्चों के बीच में लड़ाइयां हो जाती थी। लड़कियों में तो कम होती थी, लड़कियों में मनी मुंह वाली होती थी, और लड़कों में कई बार हाथ पैर वाली हो जाती थी। अब समझिए जरा, मान लीजिए दो बच्चे हैं, रामू श्यामू, दोनों में लड़ाई हो गई। रामू ने श्यामू को दिया और श्यामू भी रिप्लाई करने वाला था, लेकिन उतनी देर में टीचर आ गए। श्यामू ने रामू से बोला, क्या बोला? क्या बात है, बाहर मिलना। अब जरा समझिए, श्यामू ने उससे बोला रामू से बाहर मिलना, तो रामू जब बाहर मिलेगा तब रामू का कलेक्शन होगा। मतलब श्यामू ने कुछ लोग बुला करके रखे होंगे जो इमली के पेड़ के पास छुप के खड़े होंगे। जब भी रामू बाहर निकलेगा तो उसका कलेक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा रामू के साथ? क्योंकि रामू ने स्कूल में एक ऐसा इवेंट अट्रैक्ट किया। क्या इवेंट था वो? हाँ, वो मारा उसको उसने, जिसकी वजह से उसका कलेक्शन होगा। अब इसी को अगर हम टैक्स के नजरिए से देखें तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब है कि आपने एक ऐसा इवेंट अट्रैक्ट किया कि टैक्स के दायरे में आ गए। जैसे सपोज करिए आप घर पे बैठे हैं और घर पे रजाई ओढ़ करके आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपको जीएसटी देना पड़ेगा क्या? नहीं, आपने कोई ऐसा इवेंट तो नहीं किया कि आपको जीएसटी के दायरे में आ गए। लेकिन मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जब अलग अलग लॉस थे, जब जीएसटी नहीं था, तो मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया, एक्साइज, वैट, सीएसटी, बहुत सारे लॉस थे। बहुत सारे जितने लॉस थे उन सब लॉज में टैक्सेबल इवेंट अलग अलग होते थे। जैसे एक्साइज लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे, एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग करने पे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है तो एक्साइज ड्यूटी लगती थी। वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था सेल करने पे, कोई प्रोडक्ट सेल किया है तो। सर्विस टैक्स होता था, लगता था अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, प्रोविजन ऑफ सर्विस पे लगता था। यानी जितने लॉज उतने टैक्सेबल इवेंट। लेकिन जीएसटी में
हमने जब सारे लॉस को मर्ज कर दिया, सबस्यूम्ड कर दिया, तो क्या हम अलग अलग टैक्सेबल इवेंट बना सकते थे? खूब सारे टैक्सेबल इवेंट बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। खूब सारे बनाने में फायदा ही क्या होता? जीएसटी लॉ को सिंपल रखना था। इसलिए लॉ मेकर ने एक टैक्सेबल इवेंट बनाया, सप्लाई। ध्यान से समझिए, उसने सेल वर्ड को टैक्सेबल इवेंट नहीं बनाया, उसने सप्लाई वर्ड को टैक्सेबल इवेंट बनाया। सप्लाई वर्ड की ब्रॉडर मीनिंग है, सेल से भी बड़ा, यानी सप्लाई में सेल तो आता ही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ आ जाता है, एक्सचेंज, ट्रांसफर वगैरह। ये हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसी में ही। सप्लाई पढ़ने में अपने को 1-2 टन लग जाते हैं, लेकिन अभी के लिए ये समझते हैं सप्लाई वर्ड जो है वो बहुत ब्रॉडर वर्ड है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है। और जो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है वो क्या है? सप्लाई। अगर आप उस सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहे हैं तो हो सकता है आप पे जीएसटी लग जाए। अभी मैंने बोला हो सकता है तब भी, लेकिन अगर आप सप्लाई की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहे, आपने जो चीज करी वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, तो जीएसटी की कोई बात ही नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, घर पे आपके पेरेंट्स ने, मम्मी ने आपसे बोला बेटा एक गिलास पानी पिला दो, आपने पानी देकर दे दिया। बताइए, सप्लाई है? अभी आपको नहीं पता, क्योंकि आपको अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। यानी सुनने में जितना आसान लग रहा है, पढ़ने में भी उतना ही आसान लगेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पहले। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपसे अगर पूछे कि जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो क्या कहेंगे? सप्लाई। यानी टैक्सेबल इवेंट का और कोई अगर आपसे मतलब पूछ ले, आप मार्केट में जा रहे हैं, वो कहे आपसे कि सीएस कर रहे हो, जरा हमको टैक्सेबल इवेंट का मतलब बता दीजिए, क्या समझाएंगे उसको? या तो रामू श्यामू की कहानी समझा देना, या ऐसे समझा देना कि वो इवेंट जिसपे टैक्स लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है उसको हम टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। जैसे अगर आप थोड़े बहुत इनकम टैक्स के जानकार हो, तो अगर एक इंसान 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम कमाए, तब इनकम टैक्स में आएगा वो, यानी वहां का टैक्सेबल इवेंट वो है इनकम उस लिमिट से अगर आपने ज्यादा कमाया। वैसे यहाँ पे सप्लाई जो है वो टैक्सेबल इवेंट है, बट सप्लाई वर्ड अट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि देना ही पड़ेगा। तब भी बहुत सारी बातें हैं, वो सब सीखेंगे हम लोग। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, जीएसटी में हमारा जो टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है। ठीक है, इसके अलावा अगले पॉइंट पे चलते हैं। आसाम सबसे पहला स्टेट था, आगे बढ़ करके जीतने की कोशिश करी आसाम ने, क्या करने की? दैट इज टू रेटिफाई। रेटिफाई मतलब होता है अप्रूव करना। आसाम ने सबसे पहले सहमति भर दी थी कि ठीक है जीएसटी बिल हम अप्रूव करते हैं, लेकिन तेलंगाना और तेजी में भाग गया और तेलंगाना ने कहा तुमने मंजूरी भरी है लेकिन हम पास हम पहले कर देंगे। सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, सब क्या लेना देना इन सबका? एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है। यानी आसाम पहला स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया, अप्रूव किया, बट तेलंगाना ने पहले उसको पास कर दिया। ठीक है, आगे। जीएसटी काउंसिल, क्या काम होता है जीएसटी काउंसिल का? बताइए। जीएसटी काउंसिल का काम, वो बहुत सारी चीजें देखता है, पॉलिसी मैटर्स, रिकमेंडेशन, जितने भी अमेंडमेंट्स लाने वो सब देखता है। इसका हेडक्वार्टर का है? जीएसटी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जो हैं वो चेयरपर्सन है। अच्छा सर, केवल यूनियन फिनेंस मिनिस्टर यानी सेंट्रल फिनेंस मिनिस्टर ही हैं? नहीं बेटा, स्टेट वाले भी हैं, वो उसके मेंबर हैं। अगला पॉइंट देखो, स्टेट फिनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर हैं जीएसटी काउंसिल के। अच्छा, यानी यूनियन फिनेंस मिनिस्टर उसके कौन है? चेयरपर्सन है, और स्टेट फिनेंस मिनिस्टर क्या है? उसके मेंबर है। जीएसटी कब आया था बेटा, बताना जरा। तो यही लिखा है, बिल्कुल सही, 1 जुलाई विल बी ऑब्जर्व्ड एज द जीएसटी डे, दैट इज 1 जुलाई 2017। ओके, अब इसके बाद अगला पॉइंट है द थ्रेशोल्ड लिमिट। पहले तो इसका मतलब समझते हैं ये होता क्या है, फिर इस पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि जब हम सप्लाई की बात करते हैं, अगर सप्लाई जो है हमारा वो टैक्सेबल इवेंट है, लेकिन जरा एज्यूम करिए एक कोई छोटा शॉपकीपर है, एक मान लीजिए किसी की परचून की शॉप है, छोटी शॉप है, वो कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो सप्लाई तो है, लेकिन वो इतना छोटा इंसान है, छोटा मतलब कि वो बेचारा अपना कमा के खा ले रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। आप उससे कहाँ जीएसटी लेंगे, उससे कहाँ कहेंगे कि जाइए भैया अपना रजिस्ट्रेशन कराइए जीएसटी में, अपना रिटर्न भरिए, टैक्स भरिए।
तो या तो वो इतना पढ़ा लिखा होता तो और कोई व्यापार ही कर लेता, और अगर इतना सब उसको करना है तो किसी प्रोफेशनल को हमको या आपको हायर करना पड़ेगा, और हम लोग भी फ्री में तो काम करते नहीं है, ठीक है ना, फीस तो लेंगे आप भी। तो गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ लेके आती है तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट ले आती है। थ्रेशोल्ड लिमिट मींस यहां तक अगर आपका टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब समझते हैं सेल्स, यहां तक टर्नओवर भी समझाया जाएगा कि क्या जुड़ता है इसमें क्या नहीं जुड़ता है, सब समझाऊंगा। यहां तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। जबरन कराना चाहे तो मनाही नहीं है, गवर्नमेंट कहती है खुद ही आकर के गड्ढे में गिरना हो तो आ जाओ दौड़ो, लेकिन यहां तक के थ्रेशोल्ड लिमिट में जरूरत नहीं है। अब सर आपने जो थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी है, देखिए कितनी लिखी है, 3 लिख रखी है। 40 लाख भी लिखी दिख रही है आपको, 20 लाख भी और 10 लाख भी। ये क्या है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको ये रजिस्ट्रेशन का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मतलब जीएसटी में ही पढ़ाऊंगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। यानी कुछ जगह पे 40 लाख है, कुछ लोगों के लिए 20 लाख है, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, छोटे स्टेट है, वहां के लिए 10 लाख की लिमिट रखी है, क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा चाहिए वहां पे। नहीं तो फिर अगर ज्यादा लिमिट रख देंगे तो रिकवरी नहीं होगी टैक्स की, तो स्टेट ही नहीं चल पाएगा। तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ये लिमिट रखी है, जिसपे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। द थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर जीएसटी इज ₹40 लाख, 20 लाख, एंड फॉर सम स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट इज 10 लाख, जो हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, जीएसटी पूरी तरीके से आपने पढ़ा था, ऑटोमेटेड है एंड ऑनलाइन है, जिसके लिए मैंने बताया था कि सबसे जरूरी क्या है। जब ऑनलाइन है तो सबसे तगड़ा कौन सी चीज होनी चाहिए, उसकी आईटी सिस्टम, जिसके लिए क्या गवर्नमेंट ने बना रखा है, जीएसटी एंड जीएसटी नेटवर्क। गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी नेटवर्क को इनकॉर्पोरेट किया अंडर कंपनीज एक्ट। ऐसा कंपनी इनकॉर्पोरेट किया क्योंकि भाई जीएसटी नेटवर्क बनना है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बनना है, उसके अलावा उसमें बराबरी चेंजेस आने रहते हैं, अपडेशन आने रहते हैं, तो खर्चा भी होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को पैसे भी चाहिए। तो कंपनी की तरह उसको इनकॉर्पोरेट किया और उसके शेयर बेच दिए। आम पब्लिक को नहीं बेच दिए, किसको किसको बेच दिए और कितने हैं, आओ देखते हैं जरा क्या लिखा है। देयर इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको आप एसपीवी भी बोल सकते हैं, एसपीवी भी इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, कॉल्ड जीएसटीएन, दैट इज जीएसटी नेटवर्क, विच कैटर्स द आईटी नीड्स ऑफ जीएसटी। विच कैटर्स मतलब जो देखता रहता है क्या, आईटी नीड्स जो जीएसटी की। जीएसटी नेटवर्क कम्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब इसमें कितना किसके पास शेयर होल्डिंग है ये जरूरी है, एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं। विथ कंबाइंड स्टेक ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज 49%। सेंट्रल और स्टेट का मिला करके कितना स्टेक है इसके ऊपर, 49% शेयर तो उसके पास है। अच्छा, अगर पूरी बात करें तो आजकल दुनिया में 100% होता है, ये तो आपको पता ही है। 49% इनके पास है, तो बाकी 51% बचा, देखते हैं वो किसके पास है। द रेस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई LIC फाइनेंस, जिसके पास 11% है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिन सबके पास 10% है। सर आपने एचडीएफसी 2 बार लिख दिया, 2 बार लिखा है क्या, नहीं, ये दोनों अलग अलग है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, यानी एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक दोनों अलग हैं, ठीक है। इन सबके पास 10% है। जरा देखो टोटल, देखते हैं 100% हो भी रहा है कि नहीं। 49% इनके पास है, सेंट्रल स्टेट के पास 11% किसके पास है, LIC के पास, और बाकी इन सबके पास 10-10% है, यानी आईसीआईसीआई बैंक 10, एचडीएफसी बैंक 10, एचडीएफसी 10, एचडीएफसी बैंक 10, एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास भी 10। ये कितने हो गए, 10-10, 1 2 3 4 40 ये हो गए, 11 ये, 51 और 49 सेंट्रल स्टेट के पास। तो क्या सर इसको याद करना पड़ेगा, नहीं बेटा, आप इसका खर्रा भी बना सकते हैं। नहीं, खर्रा नहीं बनाना है, याद कर लेना है, एग्जाम में पूछे तो आप बता दें, ठीक है। हो गया होगा अभी तक तो। 11% किसके पास है, LIC, 49%, ठीक है। बाकी सबके पास, हाँ लेकिन देख के लिखना किसके पास लिख रहे हो, आरबीआई के पास कितना है। हाँ, ऐसा नहीं कि 10% याद कर लिया सभी में लगा डाला 10। चलो भैया आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस पॉइंट को पहले। ई वे बिल के बारे में है। ई वे बिल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। हो सकता है आपने ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक वे बिल सुन भी रखा हो, सुना हुआ है आप लोगों ने।
नहीं सुना, चलिए कोई बात नहीं। ई वे बिल क्या चीज है थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करते हैं। बाकी जब आप बड़े हो जाएंगे, जब प्रोफेशनल में जाएंगे तो थोड़ा डिटेल में इसको भी समझाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आज की तारीख में गवर्नमेंट हर एक चीज का डेटा अपने पास चाहती है। गवर्नमेंट जानना चाहती है कि आप कौन से गुड्स किसको बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कौन से ट्रक से सामान जा रहा है, ये सारा डेटा गवर्नमेंट जानना चाहती है। जब भी कोई प्रोडक्ट हम किसी को बेचते हैं तो हम जो बिल यानी टैक्स इनवॉइस काटनी होती है वो तो काटते हैं, वो तो एक सेपरेट प्रोसीजर, वो तो आप काटिए ही, मे बी मैनुअल मे बी कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो तो आप काटिए। इसके अलावा गवर्नमेंट लेकर के आई ई वे बिल का कॉन्सेप्ट जीएसटी में। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए। ई वे बिल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। पहले क्या होता था और अब क्या होता है? पहले जब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट होते थे तो उसके पास वो नॉर्मल बिल रहता था जो उसने अपना काटा होता था, ई वे बिल तो नहीं होता था। मे बी कंप्यूटराइज टैक्स इनवॉइस या मे बी उसके पास मैनुअल जो भी है अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स होते थे। और जब वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा गुड्स कहीं जाते थे तो चेक पोस्ट पे नाकाबंदी देखते हैं, कई बार पुलिस वाले खड़े होते हैं, चेक पोस्ट बोल सकते हैं उसको, वहां पे उन ट्रक्स वगैरह को रोक करके वो अपने हिसाब से एक बार चेक कर लेते थे कि भाई टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है, या ये जो सामान ले जाया जा रहा है ये 2 नंबर का तो नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। दिक्कतें आती थी कि भाई हाईवे है, हाईवे पे आपने किसी को रोका हुआ है तो हो सकता है पीछे भी बहुत लंबा जाम लग जाए। बड़ी सारी दिक्कतें थी, टैक्स की चोरियां भी बहुत थी, घूसखोरी भी बहुत थी। गवर्नमेंट ने इनको पार लगाने के लिए ई वे बिल लेके आई। अब ई वे बिल में होता क्या है कि अगर आपका गुड्स एक अमाउंट से ज्यादा का है और एक जगह से आप दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जिसपे मैं आप बाद में थोड़ी और चर्चा करूंगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आप गवर्नमेंट के जीएसटी पोर्टल पे पहले जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से, हर एक एसएससी का अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है राइट, जो भी रजिस्टर्ड है, अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से जाकर के ई वे बिल की वेबसाइट है वहां पे जाकर के आप वहां पे डिटेल डालिए कि आपका नाम क्या है, यानी सेलर का नाम क्या है, सेलर का एड्रेस क्या है, किसको बेच रहे हैं, बायर कौन है, बायर का एड्रेस क्या है, क्या बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, किस वैल्यू का बेच रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है, कितना जीएसटी लगता है, कैसे सामान जा रहा है, ट्रक से जा रहा है तो ट्रक का नंबर क्या है। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो आप उसमें फिल करिए। जब आप फिल करके, कब जाएगा और सारी चीजें, जब आप फिल करके उसको सबमिट करते हैं तो सबमिट करके एक यूनिक ई वे बिल नंबर जनरेट होता है। यूनिक मतलब किसी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता। और वो ई वे बिल नंबर कम्युनिकेट हो जाता है, सेलर के पास भी पहुंच जाता है, बायर के पास भी पहुंच जाता है, ट्रांसपोर्ट वाले के पास भी पहुंच जाता है और गवर्नमेंट के पास भी पहुंच जाता है। अब इससे होता क्या है, जब गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो गवर्नमेंट को, एक तो ये डेटा गवर्नमेंट को मिलता रहता है कि कौन सा सामान कितना कहाँ जाता है, वो डेटा कलेक्शन है। दूसरा, गवर्नमेंट यानी टैक्स की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही, इसको देखना थोड़ा इजी हो जाता है कि उनको पता है ये गुड्स हैं, इस ट्रक से गुजरेंगे, करीब इस दिन गुजरेंगे, रोकना चाहे ना रोकना चाहे वो उनके ऊपर है। लेकिन बहुत हद तक जो डेटा है या वो पहले से आ गया। इसके अलावा भी ई वे बिल की अगर मैं बात करूं तो पहले बहुत सारी खामियां थी, लोग बिल नहीं काटते थे, 2 नंबर में सेल कर देते थे। अब ई वे बिल को लगाया गया, थोड़ा स्ट्रिक्टली लगाया गया, तो लोग जाहिर सी बात है ई वे बिल काटेंगे। बाद में अब उसको ऐसा भी नहीं है कि गुड्स बेचने के बाद आपने कैंसिल कर दिया, ऐसे इतनी आसानी से कैंसिल भी नहीं होगा। यानी टैक्स की चोरी भी बहुत हद तक रुक जाएगी। जैसे आपने देखा आज की तारीख में कार्स वगैरह में आपने जानते भी होंगे फास्टैग का सिस्टम है, तो ये सब क्यों है? ताकि इजिली सारी चीजें मूव होती रहें, रोकना भी ना पड़े किसी को जल्दी, और डेटा भी गवर्नमेंट के पास आता रहे। तो जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन ई वे बिल। जीएसटी काउंसिल ने ई वे बिल रिकमेंड किया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जो इंप्लीमेंट किया गया ऑल ओवर कंट्री। इससे होगा क्या सर? दिस टोटली
एलिमिनेट्स द चेक पोस्ट सिस्टम, कह रहा जो चेक पोस्ट सिस्टम था वो पूरी तरीके से हट जाएगा। जो चेक पोस्ट सिस्टम से रुकावटें आती थी, ब्रेकिंग द एंट्री बैरियर, रुकावटें खत्म हो जाएंगी। रिड्यूसिंग बॉटलनेक्स इन ट्रांसपोर्टेशन, बॉटलनेक्स का मतलब समझते हैं, हिंड्रेंसेस, मुश्किलें, रुकावटें, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किलें थी वो खत्म हो जाएंगी। तो ई वे बिल एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आई। जब आप प्रोफेशनल में जाएंगे तो उसमें और डिटेल में बहुत सारी बातें हैं। अभी तक के लिए हमको ये समझना है कि ई वे बिल से हमारा क्या है, एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जीएसटी काउंसिल ने रिव्यू किया रेट स्ट्रक्चर को, या रिव्यू करते भी रहते, ये भी कह दीजिए, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इट ऑल्सो रिकमेंडेड रिडक्शन ऑफ रेट ऑन केसेस ऑफ मेरिट। जरा समझिए, आपने भी ऊपर पढ़े थे कि ब्रॉडली 4 तरीके के रेट थे, अगर गोल्ड वाला भी जोड़ लें 3% का तो 5 तरीके के रेट हो गए। अब गवर्नमेंट प्लानिंग में है कि गवर्नमेंट इन रेट्स को भी कम करे, यानी वो कोशिश कर रही है कि जिन प्रोडक्ट पे ज्यादा रेट है 28% या 18%, तो उनके रेट को कम किया जाए और बड़े रेट्स को हटा दिया जाए। धीमे धीमे कर रहे हैं, जहां जहां जरूरत लगती है उनको चेंजेस करते रहते हैं। तो ये सारा काम भी कौन कर रहा है? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल रिव्यू करती रहती है। बताओ अभी तक में कोई डाउट? हाँ बेटा। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इन्होंने बहुत अच्छी चीज पूछी। इन्होंने कहा कि सर जैसा आपने बताया ई वे बिल के लिए कि ट्रांसपोर्ट से हम कोई सामान बेच रहे हैं तो हमने ई वे बिल लगाया, लेकिन आम तौर पे जैसे ट्रांसपोर्ट से कोई सामान जाना होगा तो हो सकता है एक बंदे का तो ना हो, और भी लोगों का हो सकता है, एक का भी हो सकता है लेकिन और का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल 10 kg जो आपको कानपुर से मुंबई भेजने हैं, अब उसके लिए आप पूरा ट्रक तो हायर करेंगे नहीं, उस ट्रक में आपकी भी कंसाइनमेंट होगी, औरों की भी कंसाइनमेंट होगी। तो उसमें एक तरीका होता है कि सभी के अलग अलग ई वे बिल भी हो सकते हैं, और एक ट्रांसपोर्टर क्या कर सकता है, सारी ई वे बिल की डिटेल डाल के अपने पोर्टल पे एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकता है, जिसमें सारे कंसाइनी कंसाइनर का नाम और डिटेल आ जाती है। ठीक है, और कोई डाउट नहीं? चलिए अब आते हैं जरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया। हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स ही तो पढ़ रहे हैं, कह रहे उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, हमारे इंडिया में कैसे चलता है, कैसे क्या फ्रेमवर्क है जीएसटी का। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। फेडरल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी यहाँ पे कुछ पे टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल के पास है, कुछ पे स्टेट के पास है। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंटर and the states have been assigned the power to levy and collect tax through respective legislation, यानी दोनों के पास पावर थी, दोनों लगा सकते हैं। both the levels of government, that is center and at the state level, have distinct responsibilities, दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रल को ओवरऑल देखना है, स्टेट को अपने स्टेट के मैटर देखने हैं, पुलिस देखनी है, सारी चीजें देखनी, दोनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए एक चीज तो चाहिए ना, क्या चाहिए? गांधी जी चाहिए ना, पैसे चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर जो प्रिस्क्राइब्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे इंडिया में कौन सा जीएसटी लगाया गया? इसीलिए डुअल। A dual GST is thus implemented keeping in mind constitutional requirement of fiscal federalism, ठीक है, along with amendment in the constitution। सर amendment in the constitution जरा समझिए, कोई भी टैक्स लगाने की जो पावर आती है, इवन लॉ बनाने की जो पावर आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान अगर वो आपको पावर देगा तो ही आप लॉ बना सकते हैं, नहीं तो आप लॉ ही नहीं बना सकते। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां 3 लिस्ट हैं, छोटे में हो सकता है आपने सुनी हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे हैं उनमें उन मुद्दों पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट लिस्ट वालों पे स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों। तो जब जीएसटी आने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा था उसमें कुछ चीजों पे पावर दी थी सेंट्रल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और कुछ पे थी स्टेट पे। बट जीएसटी आने के लिए, जीएसटी क्या था, जीएसटी में एक ही लॉ में दोनों लगाएंगे टैक्स, ऐसी कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी ही नहीं थी। इसलिए जीएसटी आने से पहले
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिक्विजिट पावर्स, वो सारी एंट्रीज डाली गई जिनके बिना जीएसटी लॉ बन ही नहीं सकता था। तो ये लिखा है, कह रहे अलोंग विद जो अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, क्यों? ताकि एम्पावर कर पाए वो सेंटर को, स्टेट्स को, कि वो लेवी कर ले और कलेक्ट कर ले जीएसटी। अमेंडमेंट के साथ साथ अब उसके बाद क्या हुआ, 4 लेजिस्लेशन यानी 4 लॉ को एसेंट मिल गई। एसेंट मतलब अप्रूवल मिल गई प्रेसिडेंट से ऑन इतनी तारीख। आप डेट ना भी याद करें तो चल जाएगा, अप्रूवल इस दिन मिल गई थी, आया जीएसटी बाद में, ठीक है। 4 लिखे हैं। हम लोग ऐसा लग रहा है मैंने एक मिस कर दिया यहाँ पे। कह रहे हैं इन 4 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब ने कौन कौन से 4 लिखे, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 जिसको हम सीजीएसटी बोल लेंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट जिसको हम लोग प्यार से क्या बोल लेंगे, आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट जिसको हम लोग प्यार से सेस बोल सकते हैं, या प्यार से यही बोल लो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट यानी जिसको यूटी जीएसटी बोल सकते हैं। एक छूट गया लग रहा मेरे से, कौन सा, एसजीएसटी। छूटा नहीं है बेटा, जरा सुनो ध्यान से। जो एसजीएसटी है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसको स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी ना, उसको थोड़ी ना सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी। उसके लिए थोड़ी ना प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, वो तो स्टेट का मैटर है ना। बात समझ में आई? जितने स्टेट्स उन्होंने अपने एसजीएसटी पास किया। हालांकि खूबी क्या है, जैसे पहले वैट जब था, जीएसटी आने से पहले वैट जो होता था वो भी स्टेट, सारी स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना था। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि सब स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बना रखा था उसमें अलग अलग बातें कर रखी थी। मतलब जैसे यूपी में किसी प्रोडक्ट पे जो वैट का रेट था, वो यूपी वैट एक्ट होता था, उसमें अलग लिखा था। मान लो इस पे लिखा है 5%। यही प्रोडक्ट अगर हम दिल्ली में बेचते तो दिल्ली का वैट एक्ट देखें तो वहां लिखा था 12%। एक तो वो अलग अलग था। दूसरा, रिटर्न की ड्यूरेशन अलग अलग थी, कहीं पे था कि मंथली रिटर्न भेजना है, कहीं पे क्वार्टरली, यानी जितने स्टेट सबकी अलग अलग बातें थी। यहां पे क्या है, बनाने के लिए जो पावर चाहिए वो तो सबके जितने स्टेट है सारे स्टेट जीएसटी एक्ट बनेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि हर एसजीएसटी एक्ट में बिल्कुल सेम चीज लिखी है। मतलब अगर हम यूपी का एसजीएसटी एक्ट देखते हैं और इस प्रोडक्ट में हमें मिला 5% का टैक्स, और वहीं हम महाराष्ट्र का एसजीएसटी एक्ट देखते हैं तो इसमें 5% का मिलेगा। दैट मीन्स कि एक इंसान, सपोज करो पहले और अब में दिक्कत क्या, मान लीजिए मेरी एक शॉप है यूपी में, हो सकती है एक महाराष्ट्र में है, एक गोवा में है, एक कहीं और है कर्नाटका में है। पहले क्या था, जितनी जगह पे मेरा व्यापार है मेरे को सभी के लॉस पता होने चाहिए, और सबके लॉस अलग अलग थे। आज क्या है, जितनी जगह पे मेरे व्यापार है सबके एक्ट तो अलग अलग बने, मतलब एसजीएसटी एक्ट यूपी का है, वहां का वो है, लेकिन सब में यूनिफॉर्मिटी है, एक ही जैसी बात लिखी गई है। और इवन ये बात सीजीएसटी एक्ट से मिलती है, यानी जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है बिल्कुल सेम लिखा है, बस सीजीएसटी की जगह क्या हो गया, एसजीएसटी। हम लोग ने एक बात और सीखी कि किसी प्रोडक्ट पे जितना सीजीएसटी का रेट होता है उतना ही एसजीएसटी का रेट होता है। मतलब पहले तो गवर्नमेंट की कोशिश थी कि गवर्नमेंट डुअल जीएसटी मॉडल ना लगाए, वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल को फॉलो करे, अभी समझाऊंगा आपको आगे आएगा, और एक जीएसटी लगाए यानी सेंट्रल करेक्ट कर ले और अपने हिसाब से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेकिन वो हो नहीं पाया तो हम लोग को डुअल लगाना पड़ा। बट डुअल लगाने के बाद भी लोगों को दिक्कतें ना आए। किस तरीके की दिक्कतें, कि उनको बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है कि पढ़नी पड़ जाए, बहुत सारी चीजें कंप्लाइंसेस करनी पड़ जाए, इसलिए लॉ सब अलग अलग बनाने पड़े डुअल जीएसटी के कारण। बट सब में सेम बातें लिखी गई। ऑपरेशनल करने के लिए लॉ तो बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन बातें सेम लिखी गई। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। कह रहे प्रेसिडेंट साहब ने इन 4 को 12 अप्रैल 2017 को अप्रूवल दे दी। सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी पहले बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ होगा, देन प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? अच्छा, जैसे हम लोग के करिकुलम में जो हम लोग पढ़ेंगे, सीजीएसटी भी पढ़ेंगे, आईजीएसटी भी पढ़ेंगे, यूटीजीएसटी भी पढ़ेंगे, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एसजीएसटी की। तो जितने स्टेट हम लोग सभी का एसजीएसटी पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट का पढ़ेंगे? मतलब हम लोग यूपी का भी एसजीएसटी पढ़ेंगे, दिल्ली का भी पढ़ेंगे, महाराष्ट्र का भी पढ़ेंगे।
सबका सेम है। और हमारे करिकुलम में एसजीएसटी एक्ट है ही नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव में एसजीएसटी इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा ही नहीं। लेकिन हम लोग तब भी पढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग सीजीएसटी तो पढ़ेंगे, जहां जहां जो जो सीजीएसटी है वही वो एसजीएसटी है। क्लियर? पक्का? ये आप जो तैयारी कर रहे हैं, ये यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम लोग यहाँ बैठ के अलग पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा मान लो बैठा है मुंबई में तो वो अलग पढ़ रहा होगा, कि सब सेम है? लॉ तो सेम ही है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ना आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म सिखा देते हैं, मतलब आपको अथॉरिटीज के बारे में जानकारी दे देते हैं कि कौन ऊपर है कौन उसके नीचे है। मतलब कल को जब आप प्रैक्टिस अगर करते हैं सीएस बनने के बाद, अगर जीएसटी में आगे काम करते हैं, डिपार्टमेंट गए अगर किसी कारणवश, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप चीफ कमिश्नर की शिकायत करने जा रहे हैं कमिश्नर से, कि रुको भाई शिकायत करके आते हो, कहे जो करके आओ, उसको भी माई तरफ से एक थप्पड़ भी लगाते हैं, तो मजाक की बात है। मतलब किसका क्या लेवल है, कौन किसके अंडर आता है, पहले उसकी बात करते हैं। अथॉरिटी, पहले मैं सिर्फ अथॉरिटी देखूंगा, बाद में हेडेड बाई देखूंगा। अथॉरिटी सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर दो बोर्ड्स आते हैं। सर यहाँ तो एक ही लिखा है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। नहीं बेटा, आते दो हैं, सुन लो, यहाँ लिखा सही है, सुनो। एक बोर्ड है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी वो बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस से डील करता है। और मोटा मोटा आपको बताया कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो उससे डील करता है। और सीबीआईसी कौन से टैक्स से डील करता है, इनडायरेक्ट टैक्स से और कस्टम से भी, यानी सीबीआईसी का फुल फॉर्म ही यही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सीबीआईसी का पहले जो नाम होता था वो सीबीईसी होता था। सीबीआईसी से पहले भी नाम, उससे पहले जीएसटी आने से पहले इसका नाम था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको ऑप्शन में पुराना ऑप्शन दिया हो, अगर सीबीआईसी दिया है तो आप उसी में टिक लगाएंगे, नहीं तो सीबीईसी भी, आप सीबीईसी बोले तो आप समझ जाना वो सीबीआईसी ही बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं सबसे ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके अंदर आया सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। देन उनके अंदर आते हैं रीजन्स, रीजन्स के अंदर हैं जोन्स, जोन्स के अंदर हैं कमिश्नरेट्स और कमिश्नरेट्स के अंदर हैं डिवीजन। अच्छा, अरे बाप रे भैया, कौन कौन इसको हेड करता है, कौन इसको देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है या है? ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रेवेन्यू सेक्रेटरी, सीबीआईसी को कौन देखता है? उस बोर्ड के चेयरमैन एंड मेंबर। देन फिर रीजन्स की बात आती है, रीजन्स को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर देखता है। ये चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर नहीं है, ठीक है ना, चीफ कमिश्नर लिखा है यहाँ पे। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बड़ी होती होगी छोटी होती होगी, बड़ी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। जोन्स के अंदर आते हैं या जोन्स को हेड करते हैं चीफ कमिश्नर, फिर कमिश्नरेट को कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर, एंड देन डिविजन्स में आपके डिविजनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, डीसी वगैरह। यानी अगर हेडेड से चले तो आपने देखा फाइनेंस मिनिस्टर हेड कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, रेवेन्यू सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, चेयरमैन एंड मेंबर्स किसको? बोर्ड को। बोर्ड कौन सा? सीबीआईसी। हम लोग सीबीडीटी की बात यहाँ करके ही क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि हम लोग तो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, राइट। रीजन्स को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, देन चीफ कमिश्नर, जोन्स को करते हैं कमिश्नर, कमिश्नर प्रिंसिपल्स को। इस पे जल्दी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तब भी आप एक बार याद करना चाहें तो कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए जी। जीएसटी काउंसिल इज द एपेक्स बॉडी, एपेक्स बॉडी मतलब सुप्रीम बॉडी, सबसे बड़ी बॉडी है, काहे के लिए? फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू पॉलिसी मेकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज अंडर जीएसटी रिजाइन। ये हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ये सब कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसीजरल एस्पेक्ट, कौन सा बोर्ड? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो किसके अंडर आता है? विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी अभी आपने पढ़ा था ना ऊपर, ये पढ़ा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फिर सीबीआईसी। तो यही लिखा है, क्या लिखा है इस वाले में? इस वाले में लिखा है जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस वगैरह करता है इन सारी चीजों पे, और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क, प्रोसीजरल वर्क जो है वो सबका कौन देखता है? सीबीआईसी।
कोई डाउट तो पूछिए, नहीं तो आगे चले। नहीं, अब चलिए जो अगली चीज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत जरूरी और बहुत अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं। आपने कहा जीएसटी आ गया, और जीएसटी आने पे बहुत सारे टैक्सेस जो थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए, समा गए। लेकिन तब भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आज भी जीएसटी नहीं लगता है, आज भी पहले वाला टैक्स लगता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है, फिर आपको समझाऊंगा भी। द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। ये चीजें जीएसटी इसके दायरे से बाहर है। एज सच, अंडरलाइन करिए, एज सच दीज आर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग लॉज। एग्जिस्टिंग लॉज मतलब पहले वाले, पुराने वाले, ठीक है, ऑफ सेंटर एंड स्टेट एज द केस में। कौन से, आओ देखें। वो टोबैको वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे, वो नीचे है, ऊपर आ गई है। कौन से ऐसे लॉज हैं जो जीएसटी जिन पे आज भी नहीं लगता है? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये क्या होता है एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? इंसान के पीने के लिए मदिरा, दारू। ह्यूमन कंजम्पशन वाली किसके? इंसान के पीने के लिए, जिसको पी के इंसान जानवर बन जाता है। इस पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मतलब ये बहुत अच्छी चीज है इसलिए गवर्नमेंट इस पे टैक्स नहीं लगा रही? मेरी बहुत बेकार है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि क्योंकि इस पे एग्जिस्टिंग टैक्स लगते हैं जो काफी ज्यादा हैं। जैसे कभी आप अगर गोवा गए हो या किसी के मुंह से सुना हो, तो गोवा में लिकर वगैरह थोड़ी सस्ती वहां कम कर रखा है, क्योंकि उसी से ही वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। लोग वहां जाते हैं पीने, है ना, थोड़ा घूम भी लेंगे, बीचेस में बैठ जाएंगे। ये काम करना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन सिखाना सब पड़ता है, देखिए क्या करें। हाँ, अब जरा समझे, गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि इसको हम जीएसटी के दायरे में लेकर के आए, नहीं तो टैक्सेस बहुत कम हो जाएंगे इससे। तो इसको टैक्सेस के दायरे से बाहर रखा गया है। एक बात समझिए, देखिए स्टेट्स को मनाना कि आप जीएसटी अडॉप्ट कर लीजिए, सारे स्टेट्स की सहमति लेना इतना आसान नहीं था। स्टेट के जो मेजर कलेक्शन के सोर्सेस थे, स्टेट ने कहा हम इनको मर्ज नहीं होने देंगे, इन पे हम इनको मर्ज नहीं होने देंगे, इनको मर्ज होने के हमारा मतलब है कलेक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए उनको मनाने के लिए कुछ चीजें रख दी कि ठीक है इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, इन पे जो लग रहा है आप ले रहे हैं टैक्स लेते रहिए। तो उसमें से एक है एल्कोहल या एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कुछ इंडस्ट्रीज में भी अल्कोहल यूज होता है, मेडिसिन वगैरह में भी अल्कोहल पड़ता है। आजकल तो एक नया चल गया है, उसमें भी अल्कोहल पड़ता है, सैनिटाइजर में। ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या इंडस्ट्रीज में जो अल्कोहल यूज होता है, इस पे जीएसटी लगता है, राइट। हम लोग कौन से वाले पे बात कर रहे हैं, किस पे नहीं लगता है? ह्यूमन कंजम्पशन वाले, इंसान के पीने के लिए। तो इस पे आपसे कोई पूछे तो आप क्या कह देंगे? इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, ये बिल्कुल पवित्र है। नहीं, इस पे टैक्स लगता है, जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। एग्जिस्टिंग एक्साइज वैट वगैरह की बात लगती है, ठीक है। सर और किस पे नहीं लगता? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जब भी हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हम लोग बेसिकली 5 प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं। सर कौन से 5? एक पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट जिसको आप पेट्रोल के नाम से जानते हैं, हाई स्पीड डीजल, आप डीजल बोल सकते हैं, नेचुरल गैस, एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो बेसिकली एरोप्लेन्स वगैरह में पड़ता है। ये 5 चीजों पे भी जीएसटी नहीं लगता, इन पे भी एग्जिस्टिंग लॉज लगते हैं। आपने कई बार हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह पे या कई बार बहुत सारी चीजें सुनी हो, देखी हो कि गवर्नमेंट इन पे पेट्रोल वगैरह के रेट बहुत कम है एक्चुअल में, और गवर्नमेंट करीब उसका 2 गुना हम लोगों से चार्ज कर रही है। सुना है कभी ऐसा? यानी बाकी चीजें क्या जुड़ी हुई हैं, जो दुगना हो गया, इतने का कच्चा तेल तो नहीं आ रहा, तो हम लोग को तो बहुत महंगा मिल रहा है, क्या जुड़ा हुआ है? टैक्स जुड़ा हुआ है। तभी
स्टेट वाइज थोड़ा बहुत रेट में अंतर रहता है, क्योंकि कुछ स्टेट ने ज्यादा जोड़ रखा है, कुछ ने थोड़ा कम जोड़ रखा है, लेकिन जोड़ सभी ने रखा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जेटली साहब एक बहुत अच्छी बात कर गए। जेटली साहब बोले तो अरुण जेटली जी, जो जीएसटी ला तो गए, उनके समय पे आ गया, और उसके बाद लाने के बाद वो तो चले गए हैं, हमारे बीच में नहीं है। बट आपके लिए जीएसटी छोड़ गए, अच्छी बात है। अच्छी बात क्या कर गए, उन्होंने जीएसटी एक्ट में ये लिखवा दिया सभी स्टेट्स को मना करके कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा उस दिन से जिस दिन उसको नोटिफाई किया जाए। मतलब जरा समझिए, स्टेट्स ने मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। जेटली साहब ने कहा ठीक है, हम नहीं कर रहे, लेकिन हम एक्ट में एक लाइन लिख दे रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स will come under the net of GST from the date to be notified। इससे जेटली साहब ने कहा होगा ये कि कभी अगर इन फ्यूचर आप सबकी सहमति से आपने कहा ठीक है हम जीएसटी लगा देते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, तो पूरा एक्ट अमेंड नहीं करना पड़ेगा। एक्ट अमेंड करना इतना आसान तो होता नहीं है, एक्ट अमेंड नहीं करना पड़ेगा, केवल उसको एक नोटिफाई करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो वो कह सकती है, सभी की अगर मंजूरी आ जाए, वोटिंग होती है जीएसटी काउंसिल में, कि हो सकता है आज रात से वो कह दे कि इन प्रोडक्ट पे अब जीएसटी लगेगा। हालांकि बेसना हुआ है ना, जल्दी होने वाला है ना, कोई स्टेट नहीं मानेगा, लेकिन लॉ में लिख दिया गया। बाकी चीजें जो आप पढ़ने वाले हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ेंगे, ये लॉ में एक्ट में ही नहीं लिखी। मतलब इन पे अगर कभी लगाना हो तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लगाने की इजाजत देता है कि नहीं, नहीं देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, और अगर देता है तो जीएसटी एक्ट अमेंड करना पड़ेगा। ये उनके नेक्सस से ही बाहर है, राइट। तो आपसे अगर पूछा जाए, एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है कि पेट्रोल वगैरह पे जीएसटी कब से लगेगा, तो आप कहेंगे जब से गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी। अभी लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, क्रूड, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इस पे नहीं लगता। फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। घर पे बिजली का बिल तो आता ही होगा कि वो कटिया डाल के चलाते हो। कटिया समझते हो तुम लोग? अच्छा, समझदार बच्चे, हमें लगता था समझदार नहीं है। वो कटिया होती है ना, चोरी करके चलाते थे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कभी ध्यान से देखा है? उस पर कभी जीएसटी दिखा? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पे अपना ही टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम से वो जुड़ के आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी इसके दायरे से बाहर रखा हुआ है। इसके अलावा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, घर खरीदते बेचते हैं, या मम्मी को कभी देखा पापा मम्मी पापा को, तो स्टैम्प पेपर बनते हैं ना, स्टैम्प पेपर, स्टैम्प ड्यूटी पे होती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो कह रहे प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, इस पे भी जीएसटी नहीं लगता। मोटर व्हीकल टैक्स पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब मोटर व्हीकल पे जीएसटी नहीं लगता, मैंने ये सिखाया ना आपको? नहीं, मैंने ये नहीं सिखाया। मैंने कहा मोटर व्हीकल टैक्स एक होता है, उस मोटर व्हीकल टैक्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। बाद में अगर मौका मिलेगा तो एक बार चर्चा कर लूंगा इस पे। मोटर व्हीकल टैक्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। और सर किस पे नहीं लगता, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज। देखो बेटा, दो तरीके के एंटरटेनमेंट टैक्स होते हैं। एक एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल लोकल बॉडी कलेक्ट करती है, जैसे नगर निगम वगैरह कलेक्ट करती है मान लो, और एक एंटरटेनमेंट टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं मूवी हॉल, अभी तो नहीं जा रहे होंगे, पहले जाते थे। अच्छा, जीएसटी आने से पहले कभी गए हैं? हाँ तो बोल लो कम से कम। नहीं गए हो कभी? बहुत पढ़ाकू बच्चे सर, कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं है। गए हैं आप? जब पहले जाते थे, टिकट को अगर कभी आपने देखा हो ध्यान से, तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा होता था। सर इतना टाइम होता नहीं था, पिक्चर छूट रही होती थी, पॉपकॉर्न भी ऑर्डर करने होते थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ। जब जीएसटी नहीं था तो मूवीज वगैरह इन सब जगह पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। उसको मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के साथ अब, यानी अब वो नहीं लगता। एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी वो खत्म हो गया है। उसकी जगह पे अब आप मूवी देखने जाएं
तो बिल में सीजीएसटी, मूवी की जो टिकट देगा उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। लेकिन लोकल बॉडीज कुछ जगह पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी, वो आज भी बरकरार है। उनको यहाँ पे मर्ज नहीं किया गया। उनको कैसे मर्ज करते, क्योंकि हम तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के चल रहे थे, उनके लिए करते तो फिर और दिक्कत होती, तो उनको छोड़ दिया गया। तो किस किस पे नहीं है, याद करो फटाक से। पहला कौन सा, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या आप इसको एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, याद है कि सिर्फ ऐसे बोले जा रहे हैं? याद हो गया? अच्छा, कोई डाउट है? नहीं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे एग्जिस्टिंग टैक्स भी लगता है, एक्साइज वगैरह जो लगती थी वो भी लगता है, और जीएसटी भी लगता है। उसका नाम है टोबैको। कहां है? जस्ट इसके ऊपर लाइन लिखी है, हालांकि आप इसके नीचे इसको कर लीजिएगा एरो बना करके, इस बॉक्स के नीचे। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट वुड बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? टोबैको तो आप समझते हैं ना, तंबाकू, समझते हैं, ऐसे करके खाई जाती है। हाँ, टोबैको प्रोडक्ट्स क्या हुए? जिससे बनते हैं, राइट, जैसे गुटखा वगैरह तो बैंड है। तो जो भी टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट है उन पे जीएसटी भी लगता है। इसके अलावा इन एडिशन द सेंटर वुड हैव द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दीज प्रोडक्ट। क्लियर? मतलब टोबैको पे आपसे पूछे जीएसटी लगता है, यस और नो? लगता है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लगता है कि नहीं? नहीं लगता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगता है कि नहीं? लग सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लग सकता है। कब लग सकता है? जब गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर दे। इलेक्ट्रिसिटी पे लगता है? नहीं लगता। प्रॉपर्टी टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता। मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगता। एंटरटेनमेंट टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसको खत्म होकर के उस पर जीएसटी आ गया। एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडीज, उस पर नहीं लगता। हाँ, कोई डाउट आ रहा था इधर से? किसी का कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ना आगे। हाँ तो बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो, चलें आगे। चलिए सर आगे चलिए, बिल्कुल आखिरी टॉपिक है इसमें, मॉडल्स ऑफ जीएसटी। ये क्या है? आपने पढ़ा कि करीब करीब 160 कंट्रीज में जीएसटी लगा हुआ है। 160 कंट्रीज में जीएसटी लगा है। पूरे वर्ल्ड में जो ये 160 कंट्रीज हैं, यहां जब जीएसटी लगा तो बाकी सारी चीजें तो मैक्सिमम चीजें यूनिफॉर्म है, तब भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। हर कंट्री अपने यहाँ के सिस्टम के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करती है लॉ में। ब्रॉडली ये देखा गया कि 4 तरीके के मॉडल्स होते हैं जिन पे बेस होकर के जीएसटी लगता है। यानी इन चारों में से कोई भी कंट्री कोई सा मॉडल अपना करके अपने यहाँ जीएसटी लगाती है, जिसमें सबसे अच्छा जो माना जाता है वो ऑस्ट्रेलियन मॉडल माना जाता है। हालांकि हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। ऑस्ट्रेलियन मॉडल ये होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट कर लेती है और स्टेट्स को अपने हिसाब से दे देती है। लेकिन हम लोग कैनेडियन मॉडल को फॉलो करते हैं। पढ़ते हैं जरा फिर समझिए। मॉडल्स ऑफ जीएसटी, द प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी। जो प्रिंसिपल्स मतलब जो रूल्स हैं वो लार्जली तो कॉमन है, बेसिकली तो कॉमन है इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री, बट तब भी डिफरेंट कंट्रीज फॉलो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ जीएसटी बेस्ड अपॉन देयर ओन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड देयर रिक्वायरमेंट। अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब भी वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंट मॉडल अपनाते हैं। कौन से मॉडल हैं? कह रहे हैं बेसिकली ये 4 है, सम ऑफ दीज, यानी इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली ये 4 मॉडल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर हम बात करें, सम ऑफ दीज मॉडल्स आर, ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, दूसरा कैनेडियन मॉडल है, तीसरा केलकर शाह मॉडल है, और चौथा बैक्ची पौधार मॉडल है। ऑस्ट्रेलियन मॉडल की बात करते हैं तो टैक्स कलेक्ट करती है सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किसको? हम लोग इसको अपनाते नहीं, हम लोग ने इस पे नहीं लगाया। अगला है कैनेडियन मॉडल, जहां पे 3 वेरिएंट्स ऑफ टैक्सेस हैं। वेरिएंट्स ऑफ टैक्सेस, 3 वेरिएंट, क्या बात है। सीजीएसटी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सर आपने एक छोड़ दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एक छूट गया, यूटीजीएसटी। लेकिन सुनो, जहां एसजीएसटी आता है वहां डीम्ड है कि वहां यूटीजी, अगर स्टेट नहीं होगा तो यूटी होगी, तो यूटीजीएसटी आ जाएगा। तो बोला 3 ही वेरिएंट जाते हैं, ठीक है।
तो कैनेडियन मॉडल जहां पे 3 वेरिएंट्स ऑफ टैक्सेस हैं जो बेसिकली हम लोग भी फॉलो करते हैं। केलकर शाह मॉडल जो बेस्ड है कनाडा मॉडल पे, जहां पे टैक्सेस कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन दो अलग अलग रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रेट लगाती है प्रोडक्ट और स्टेट गवर्नमेंट अलग। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सेंट्रल और स्टेट दोनों सेम रेट लगाते हैं। देन बैकची पोदार मॉडल जो कॉम्बिनेशन है सेंट्रल एक्साइज का, सर्विस टैक्स का, वैट का, टू मेक इट अ कॉमन बेस ऑफ जीएसटी, जो लेवी करते हैं सेंटर और स्टेट सेपरेटली, दोनों अलग अलग लगाते हैं अपने अपने हिसाब से कंबाइन करके। ये 4 हैं। हमारे इंडिया ने कौन सा लगाया, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। कंसिडरिंग द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी वाज रिक्वायर्ड। हमारे यहाँ डुअल मॉडल की जरूरत थी, जिसको प्रपोज किया गया और लगा भी दिया गया लेवी। इन डुअल मॉडल जीएसटी इज लेविड बाय बोथ, उसी प्रोडक्ट पे दोनों लगा रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। कौन कौन, सेंटर भी, तभी सीजीएसटी भी लगता है, स्टेट भी। पूरी 160 कंट्रीज, 160 कंट्रीज जिन्होंने जीएसटी लगाया, उनमें से केवल 3 ही कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने हमारे हिसाब से किया। मतलब हमको अगर छोड़ दें इंडिया को तो 2 कंट्रीज और बची, कनाडा और ब्राजील में ही केवल डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी को फॉलो किया जाता है, बाकी कहीं नहीं फॉलो किया जाता। मतलब इसको अच्छा सिस्टम नहीं माना जाता है, इसलिए जल्दी कोई फॉलो नहीं करता, बट हमें मजबूरी थी फॉलो करनी। हमारा बेसिकली कनाडा से तब भी नहीं मिलता क्योंकि कनाडा में क्या हुआ, स्टेट्स की मंजूरी नहीं मिली, तो उन्होंने कनाडा में स्टेट्स के ऊपर रखा हुआ है कि आप चाहो तो लगाओ जीएसटी, आप ना चाहो तो मत लगाओ। हमारा ज्यादा जो मैच करता है वो ब्राजील से मैच करता है अगर कंट्री बात करें। मॉडल कौन सा है, कैनेडियन मॉडल है। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। इन डुअल मॉडल जीएसटी लेवी होता है दोनों सेंटर एंड स्टेट। करेंटली ब्राजील एंड कनाडा ऑल्सो फॉलो डुअल जीएसटी मॉडल। इंडियन सिस्टम हैज इट्स ओन यूनिकनेस इन मैनी वेज, हम लोग यूनिक तो हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ब्राजील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच फॉलोज अ सिमिलर डुअल जीएसटी सिस्टम। इन कनाडा, दो जीएसटी स्कीम क्लोजली रिसेंबल दैट ऑफ इंडिया, हमसे थोड़ी बहुत तब भी मिलती है, लेकिन इट फेल टू अचीव कंसेंसस अमंग स्टेट्स, स्टेट्स की मंजूरी, अप्रूवल या सहमति कह सकते हैं, नहीं बनी। एज ए रिजल्ट जीएसटी वाज मेड ऑप्शनल इन कनाडा एंड नॉट मैंडेटरी, मतलब स्टेट्स आर फ्री टू अडॉप्ट और रिजेक्ट जीएसटी। स्टेट्स फ्री है कि वो लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। किसके यहाँ, हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे तो सभी ने मान लिया है, सभी जगह पे लग रहा है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, बस पक्का। होमवर्क क्या है आपका, आप लोग क्या इसके भी नोट्स बना रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं? अगर टाइम मिले तो लिख लिया करिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने आपको ये नोट्स के फॉर्म में है, बस इसको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का मतलब है बार बार पढ़ लीजिए, फिर अपने लोग इस पे काफी सारे एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आता रहे, ठीक है। और टेस्ट भी लूंगा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी टेस्ट होंगे आपके, सरप्राइज टेस्ट टाइप के। चलिए, थैंक यू।